हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और जो 12th वाला पी ब्लॉक है वो अपन एक बार नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अभी अपने को नीट का सिलेबस नहीं पता है, लेकिन एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो आप बोलोगे भैया वो तो आप एस ब्लॉक पढ़ा रहे थे, पी ब्लॉक 11th क्लास का पढ़ा रहे थे, तब भी तो आपको पता ही था ये बात। तो मैंने कहा पता था मेरे को ये बात, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है 11th क्लास वाला पढ़ना इसलिए जरूरी था। रीजन उसका मैं बता दूं, मैंने इसलिए पढ़ाया वो क्योंकि एस ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग के जस्ट बाद मैंने एस ब्लॉक इसलिए स्टार्ट किया कि एस ब्लॉक जो है बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें वो रिलेटेड किससे थे, आपके पीरियोडिक टेबल से थे। ऐसे ही पी ब्लॉक के अंदर भी थोड़ा बेसिक अपन को पता लग गया कि भैया एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अपन को आइडिया लग गया, वरना एकदम से अपन अगर डी एंड एफ ब्लॉक पर आते तो अपन को हवा ही नहीं लगती, क्या सिस्टम आ गया। ठीक है, तो अपन पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11th वाला इसलिए करके आए, इसलिए ताकि डी एंड एफ ब्लॉक समझ में आ जाए। और हाइड्रोजन और पी ब्लॉक अभी अपन नहीं कर रहे हैं। कौन सा पी ब्लॉक? कौन सा 11th वाला तो कर लिया, 12th क्लास में एक और चैप्टर है पी ब्लॉक का, वो अपन अभी नहीं कर रहे हैं। जब थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी या फिर अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन करेंगे उनको। तो डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे, इसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड करेंगे, और फिर अपना ये इनऑर्गेनिक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट। फिर अपन चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ और जीओसी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चलो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। कॉपी अपनी हाथ में ले लेना, टेबल पर रख लेना, और अपनी पेन हाथ में ले लेना और नोट्स बनाते रहना साथ में। ये नोट्स आपको मिल ही जाएंगे जैसे चैप्टर खत्म होगा, लेकिन नोट्स आपके अपने साथ में जो है वो बनाते रहना। चलो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी एंड एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते कौन से हैं? एस ब्लॉक आपको पता है, ठीक है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, कुछ इस प्रकार की सी होती है आपकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस साइड में ये वाले पी ब्लॉक के हैं, ये एस ब्लॉक के हैं, ये बीच में बच गए ये डी ब्लॉक के हैं, और नीचे एफ ब्लॉक जो है वो अलग से पड़ा रहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर आपने ध्यान से पीरियोडिक टेबल देखी होगी कभी तो आपको पता भी होगा। तो अपन पहले बात करेंगे डी ब्लॉक की, उसके बाद में बात करेंगे एफ ब्लॉक की। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बस ध्यान से आपको बातें सुननी है और समझनी है। चलो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं, डी ब्लॉक वालों को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। हिंदी में इनको बात करूं तो संक्रमण तत्व इनको बोला जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व इनको कहा जाता है। अब ये संक्रमण तत्व जो है इसका मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या है, क्यों कहा जाता है इनको? देखो किसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वो देखो तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था का मतलब है एलिमेंटल स्टेट के अंदर, या फिर तात्विक अवस्था हिंदी में। ठीक है, तात्विक अवस्था में या सामान्यतः ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनमें आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल उपकोष भरा होता है। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल जो है वो आधा अधूरा भरा हुआ हो। ठीक है, आंशिक रूप से भरा हुआ मतलब आधा अधूरा भरा हुआ हो, उसको उनको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसे तत्व चाहे वो अपनी तात्विक अवस्था में हो या फिर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और उनका जो डी ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो, उनको अपन कहते हैं संक्रमण तत्व। तो आप बोलोगे भैया कि अगर ऐसे तत्व हो जिनका जो डी ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ हो, आंशिक रूप से नहीं, वो पूरा भरा हुआ है, तो क्या उनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे? तो मैंने कहा ऐसे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स जो वो पूरी तरह से भरे हुए हों उनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। कुछ तत्व ऐसे हैं जो डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं और उनके डी ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो उनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते। अब मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर संक्रमण तत्व उनको बोलते हैं, उन तत्वों को बोलेंगे जो तात्विक अवस्था में या फिर सामान्यतः ऑक्सीडेशन स्टेट में आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल जो है उनकी सबशेल जो वो भरी हुई हो। ठीक है, यहां पर देखो Zn है आपका, Cd है, Hg है, कैडमियम, मरकरी और आपका जिंक जो है, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है
क्योंकि इनमें डी कक्षक जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है। कैडमियम, जिंक और मरकरी जो है इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। रीजन यह है कि इनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है पूरी तरह से भरा हुआ होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले संक्रमण तत्व कौन होते हैं उनकी परिभाषा मैंने आपको बताई कि संक्रमण तत्व वो होंगे जिनके डी ऑर्बिटल जो है वो आंशिक रूप से भरे हुए हों। लेकिन यहां पर जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है इनके तो पूरी तरह से भरे हुए हैं, आंशिक रूप से नहीं भाई, पूरी तरह से भरे हुए हैं डी ऑर्बिटल, तो इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। भले ही ये तीनों जो है वो कहां हो, डी और डी ब्लॉक के तत्व हो, लेकिन इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। देखो जेडन, देखो जिंक, देखो 3d10, ठीक है, इसमें पूरे 10 के 10। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बोले 10 आ सकते हैं, तो 10 के 10 भरे हुए हैं ना। हाँ, तो ये पूरी तरह से भरा हुआ है, डी पूरी तरह से भरा हुआ है। वही बात करूं कैडमियम की, तो कैडमियम देखो 4d10, ये भी पूरा भरा हुआ है। मरकरी देखो भैया जी, ठीक है, ये भी क्या है, पूरा भरा हुआ 5d10। तो ये तीनों के अंदर डी जो कक्षक है, डी ऑर्बिटल जो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, इसलिए इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। अगर इनका खाली होता थोड़ा बहुत भी तो अपन इनको बोल देते, लेकिन ये नहीं है इसलिए इनको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये मत समझना कि इनको संक्रमण तत्व नहीं बोल रहे इसलिए डी ऑर्बिटल के डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर क्या है, 4 प्रकार की डी सीरीज है, ठीक है, 4 प्रकार की अलग अलग सीरीज है डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक है एक, बता दिया मैंने कौन सा होता है। तो डी ब्लॉक के अंदर 4 प्रकार की क्या है, सीरीज है, ठीक है। कौन कौन सी है, पहली है 3D सीरीज, पहली क्या है 3D सीरीज। और 3D सीरीज के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, आपके Sc से लेके Zn तक, ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक किसके अंदर है, 3D सीरीज के अंदर। 4D सीरीज के अंदर यट्रियम से लेके कैडमियम तक, ठीक है। और 5D सीरीज के अंदर है लेंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक, ठीक है, मैग्नीशियम का आ गया मर्क्यूरी तक, जे तक, ठीक है। तो ये आपकी 3D सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि भैया आपके स्कैंडियम से लेके जिंक तक होगी, ठीक है। Sc से लेके Zn कैसे याद करना है उसकी ट्रिक भी अभी बताऊंगा। 3D सीरीज को कैसे याद करना, 4D को कैसे याद करना, 5D को कैसे याद करना है उसका भी बता दूंगा जुगाड़। पहले समझो बातों को कि जो डी ब्लॉक है उसके अंदर 4 प्रकार की सीरीज है। एक है 3D सीरीज, एक है 4D सीरीज, एक है 5D सीरीज, एक है 6D सीरीज। तो क्या है, 4 प्रकार की सीरीज है। ये सीरीज क्या है भैया हमें भी बता दो थोड़ा सा। ये देखो मैंने कहा कि आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, यहां पर ये डी ब्लॉक है, ये वाली होगी 3D सीरीज, ये यहां आ जाएगी वो 4D, यहां आ जाएगी वो 5D, यहां आ जाएगी वो 6D। तो ऐसे क्या है, 4 प्रकार की सीरीज है, ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। भैया हमें आपने हमें ये तो बता दें कि 3D सीरीज के अंदर कौन है, 4D के अंदर कौन है, 5D के अंदर कौन है, लेकिन आप 6D की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी बात अपन चैप्टर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन है कि 6D वाले क्या है, रेडियो एक्टिव हैं और अपन यार एस ब्लॉक से पढ़ते आ रहे हैं। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, अपन उनकी बातें ज्यादा करते नहीं है, ठीक है। ये एस ब्लॉक के अंदर भी मैंने आपको बताया था, पी ब्लॉक के अंदर भी बताया था कि भैया जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी अपन ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने पूछा भी नहीं जाता, अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो कहां तक बातें करेंगे, 5D सीरीज तक ये अपन बात करेंगे। तो 3D सीरीज की बात करेंगे, 4D सीरीज की बात करेंगे, 5D की बात करेंगे। 6D वालों के आपको नाम भी याद नहीं रखने हैं, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक चीज और बता दूं यहीं पर ही मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपको Zn से Zn के मान लो कितने एटॉमिक नंबर हैं, 30 हैं। आप ये 3D सीरीज वालों के याद रख लेना, 3D सीरीज वालों के याद रख लेना। अगर आपको 3D सीरीज वालों के याद रहेंगे तो आप 4D वालों के अपने आप याद हो जाएंगे, 5D वालों के अपने आप याद हो जाएंगे। मतलब कैसे भैया याद हो जाएंगे, अभी बताते हैं। देखो Zn के कितने एटॉमिक नंबर है, 30 हैं। तो Zn के नीचे कौन है, कैडमियम। कैडमियम के कितने हो जाएंगे, इसमें प्लस 18 कर दो भाई, प्लस इसमें क्या कर दो, 18 कर दो। प्लस 18 करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 48, 48 हो जाएंगे ना इसके एटॉमिक नंबर,
ठीक है। वही इसके नीचे कौन है, केडमियम के नीचे कौन है, Hg है। Hg की आपको चाहिए तो 38 में कितने जोड़ दो, 32 जोड़ दो। 32 जोड़ोगे 48 में, सॉरी 38 बोल दिया मैंने, 48 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा, 80। तो आपकी मरकरी के कितने हो जाएंगे, 80। आप 80 क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। वापस ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं अगर आपको 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर याद हैं तो आपको 4D और 5D के एटॉमिक नंबर याद नहीं करने हैं, और आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, कैसे आपको पता रहेगा। अगर आपने 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर याद कर लिए कि भैया स्कैंडियम का कितना है, ठीक है, जिंक का कितना याद हो गया आपको। अब जिंक के नीचे कौन आता है, कैडमियम आता है, ठीक है। कैडमियम किसका है, 4D सीरीज का है। तो अगर आपको 3D के याद है और 4D का आपको चाहिए तो 3D वाले का कितना होगा, मान लो 30 है जिंक का, तो मुझे 4D का चाहिए, कैडमियम का चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस 18 कर दूंगा, ठीक है। वही मुझे 4D का पता है, मेरे को कहां जाना है, 5D वाले का पता करना है, तो 4D वाले में प्लस कर दूंगा कितना, 32, ठीक है। देखो जेडन से आपको किसमें जाना है, कैडमियम, ठीक है। जेडन किसका है, जेडन है 3D, ये 4D का हो गया, ठीक है। तो 3D से 4D जाना है तो प्लस आप कर दो 18 प्लस कर दो, ठीक है। और अगर आपको CD से Hg जाना है, मतलब 4D से आपको 5D जाना है तो प्लस कर दो 32। अरे समझ में आई या नहीं आई बात है, पहले 18 प्लस कर दो, उसके बाद में कितने कर दो, 32 जोड़ दो, ठीक है। अगर आपको 3D से 4D जाना है तो 18 जोड़ दो, और 4D से 5D जाना है तो 32 जोड़ दो, बोला ठीक है भैया। लेकिन यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक चीज और है, वो क्या है, ये तो हो गई जेडन CD और Hg जाओगे तब की बात, ठीक है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना 3D सीरीज के, वहां से आप 4D के अंदर जाओगे तो भी आपको यही करना है, पहले 18 प्लस करोगे उसके बाद में 32 प्लस करोगे। लेकिन याद कहां रखना है आपको, स्कैंडियम, ठीक है, यट्रियम और लेंथेनम, इनके अंदर अगर आपको स्कैंडियम से आपको यट्रियम में जाना तो भी आपको 18 जोड़ने हैं, और यट्रियम से आप लेंथेनम जाओगे तो भी आपको 18 जोड़ने हैं। इनमें आपको 18 जोड़ने हैं, बाकी जितने बच गए उनमें 18 32 आपको जोड़ देने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये याद करने के कुछ तरीके बस दे रखे हैं, ठीक है, और वही तरीके हैं, मैंने कोई यार नई कोई इन्वेंशन नहीं करी है, कोई खोज नहीं करी है। अगर आपको पहले से कोई तरीका पता है, आपको याद है, तो आप उस तरीके से जा सकते हो। ये वही तरीके हैं जो मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, वही तरीके मैं लेके आया हूं। तो कंपेयर मत करना कि उन ने भी यही बताया था, आप भी यही बता रहे हो, आप तो कॉपी कर रहे हो, ये बातें मत करना। मार्केट में यही घूम रही हैं, तो यही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, 3D सीरीज वाले आपको याद करने हैं, तो उसके लिए जो सिंपल सी जो ट्रिक है वो क्या है, शक्ति, विक्रम, फेकू, निकुजी उनसे भी बड़ा। शक्ति और विक्रम कैसे हैं, फेकू हैं एक नंबर के, लेकिन निकुजी जो है वो उनसे भी बड़ा फेकू है, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो। शक्ति से, ठीक है, आपका स्कैंडियम और टाइटेनियम आपको याद रहेगा, विक्रम से आपको वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज आपको याद रह जाएगा, और फेकू से आपको फेरस और आपका आयरन और आपका कोबाल्ट याद रह जाएगा आपको, और निकू से आपको निकल और कॉपर, और जी से आपको जिंक आपको याद रह जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो शक्ति, विक्रम, फेकू, निकू जी उनसे भी बड़ा। 4D सीरीज अगर आपको याद करनी है तो क्या करोगे, यार जरा निब्बी मोहब्बत तेरी रोक कर, ठीक है, यार जरा निब्बी मोहब्बत तेरी रोक कर, रोज पढ़ ले आगे कदम बढ़ेंगे, ठीक है। निब्बी मोहब्बत को रोक दो और रोज पढ़ लो, आगे कदम तभी बढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान से सुनो, इसको याद रखने का जो तरीका बता रहा हूं, बाकी अगर आपको पास कोई और तरीका है तो आप उससे भी इनको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पहले से याद है तो वेल एंड गुड। यार जरा, ठीक है, निब्बी मोहब्बत तेरी रोक कर, रोज पढ़ ले आगे कदम बढ़ेंगे, ठीक है। इससे आप 4D सीरीज को याद रख सकते हो। फिर बात करूं मैं 5D सीरीज की, 5D सीरीज की बात करूं तो बस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ला हफ्ता वरना उस आयरन रोड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है। इससे आप 5D सीरीज को याद रख सकते हो। थोड़ा सा एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के याद करना थोड़ा सा आसान रहता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स समझता हूँ आसान, इतना आसान नहीं है याद करना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान में रख लेना। 3D सीरीज आपको जरूर से याद रखनी चाहिए पूरी, ठीक है, और इनको भी आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। आपको एक आइडिया होना चाहिए। चलो अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। बोले भैया हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, हम कर देते हैं।
अरे 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 आती है आपको, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो चांसेस कहां से बनते हैं, वो डी ब्लॉक का ही क्वेश्चन आपको देगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे नहीं पूछेगा। मतलब रीजन क्या भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो डी ब्लॉक का ही क्यों देगा? ऐसा क्या है डी ब्लॉक के अंदर खास बात? तो मैंने कहा डी ब्लॉक के अंदर खास बात यह है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, इनके अंदर अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखी जाती है। पी ब्लॉक के अंदर तो आप सिंपल कर देते हो 1s2 2p 2p5, मजा आता है बढ़िया लिखने में। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि डी ब्लॉक के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और उन एक्सेप्शन को मैं आपको बता दूंगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से एक्सेप्शन है, वो आपको पता रहेंगे तो बिल्कुल गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। ठीक है, अपन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इसीलिए पढ़ के आए ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है। क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो देखो अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, KL करते 9th क्लास में भी किया है अपन ने थोड़ा सा। ठीक है, और अपन को पता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखी जाती है। लेकिन अभी यहां पर देखो डी ब्लॉक के अंदर कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो इसकी जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है इसकी, n-1 डी 1 से 10 भरे जाएंगे डी के अंदर। ठीक है, और ns के अंदर कितने भरे जाएंगे, 0 से 2 भरे जा सकते हैं। ये मैं आपको डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता रहा हूं कि उनकी जो सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, वो ये है कि भैया डी के अंदर कितने 1 से लेकर 10 तक भरे जा सकते हैं। ठीक है भाई, डी के अंदर 1 भी हो सकता है और 10 भी भरे जा सकते हैं, 9 भी 8 भी, ठीक है, भरे जा सकते हैं डी ब्लॉक वालों के अंदर। और एस के अंदर 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है भैया, n-1 का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है? देखो n का मतलब है आउटर मोस्ट शेल। क्या है? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यहां पर अगर 4 है, 4s के अंदर अगर 2 भरा गया है ना, 4s के अंदर 2 भरा गया है, मान लो यहां पर क्या है, एक दिखाता हूं मैं आपको, 4s के अंदर मान लो 2 भरा गया है। ठीक है, तो d कौन सा होगा, d भैया आपका 3d होगा। अरे मानते हो या नहीं मानते ये बात? ठीक है, d क्या होगा, 3d होगा। भैया 3d कैसे आया? 3d इसलिए आया क्योंकि n क्या है, यहां पर 4 है और n-1d होता है, मतलब 4 में से मैं 1 घटा दूं, कितना आएगा, 3d आएगा। तो मतलब सिंपल सी बात कहने का मतलब यह है कि अगर 5s हुआ तो 4d आ जाएगा, और अगर 6s हुआ तो 5d आ जाएगा, और अगर 4s हुआ तो 3d आ जाएगा। समझ में आई या नहीं आई ये बात? ठीक है, सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये बोलता है कि डी ब्लॉक वालों की जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये है कि n-1 डी वाले में 1 से लेकर 10 तक कोई भी भरा जा सकता है, और एस वाले में 0 से 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक, और अगर n यहां पर 4 हुआ तो d क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि n-1 है ना, 1 माइनस करके चलेंगे। अगर s यहां पर 5 हुआ तो d यहां पर 4 आएगा, और अगर s 6 हुआ तो d यहां पर 5 आएगा। और मानते हो या नहीं मानते ये बात? मानते हैं भैया? मानते हैं, वेरी गुड, मानते हो तो मजा आ गया बस। अब चलो, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ तत्वों की लिख के दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं अपन आयरन की, बात कर लेते हैं, Fe26। ठीक है, 26 है एटॉमिक नंबर, आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना इस लेक्चर के बाद में, थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो आपको डी ब्लॉक वाले याद हो जाएंगे। ठीक है, 26 होता है आयरन का एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरा नहीं भरेंगे अपन। क्या नहीं भरेंगे पूरा? ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर लिख दूं आर्गन, AR, तो आर्गन का आपको पता है कितना होता है भैया, 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का। ठीक है, और आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है, तो मैं यहां पर आर्गन लिख दिया मैंने। ठीक है, आर्गन का मतलब क्या है, 18 तो मैंने भर दिए। ठीक है, 26 में से 18 मैंने भर दिए, 18 गए, 26 में से कितने बच गए यार, कितने बच गए भैया, 8 बच गए शायद, हाँ 8 ही बच गए। ठीक है, 8 बच गए तो मैं 8 को भर दूंगा। कैसे भरूंगा? तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे पहले जो है वो S वाले भरे जाएंगे। अगर यहां पर क्या है, 4S है, अगर यहां पर 4S है, ठीक है, और 3D है,
तो पहले 4s में भरे जाएंगे और उसके बाद में d के अंदर भरे जाएंगे। अरे मानते हो या नहीं मानते ये बात? अगर 4s है तो पहले s वाले के अंदर भरे जाएंगे, उसके बाद में d के अंदर भरे जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई? भैया आई। चलो तो यहां पर मैं भर देता हूं। क्या आ जाएगा यहां पर? सबसे पहले क्या भरे जाएंगे? 4s वाले, तो क्या आ जाएगा? 4s2। और 3d में क्या आ जाएगा? 8 बच गए ना, तो 6 आ जाएगा ना। 26 में से 18 तो किस में भर दिए मैंने? आर्गन के लिख दिए, ठीक है, आर्गन मैंने लिख दी, तो अच्छा 18 तो भर ही गए अपने आप ही। उसके बाद में कितने बच गए? 26 में से 18 निकाल दिए तो 8 बच गए। 8 में से 2 मैंने एस में भर दिए और 6 मैंने किस में भर दिए? 3D में भर दिया। तो आप बोलोगे भैया तो इजी है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो 4 नंबर तो हमारे पक्के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही गलत हो जाएंगे 4 नंबर। ध्यान से, अभी तो स्टार्ट हुआ, आगे और ध्यान से सुनना। एक और करके बताता हूं, अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, आपको दे दे कोबाल्ट दे दे और इसके होते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं इसके 27, ठीक है 27। अब बोले आपको करके बताओ, इसका बताओ हमें। तो सबसे पहले क्या करना आपको? वही, इससे पहले आर्गन आता है तो आर्गन क्या कर दो? 18 भर दो आर्गन की, ठीक है। आर्गन नोबल गैस है तो 18 भर दिए अपन ने। चलो अब 27 में से 18 निकाल दो, कितने बच गए? कितने बच गए? 9 बच गए क्या? हाँ चलो 9 तो भर दो। तो 4s2 भर दो। उसके बाद में कितने बच गए? 2 भर दिए, 9 में से 7 बच गए, तो क्या कर दूंगा? 3d7 कर दूंगा, 3d7 कर दूंगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। आयरन के 26 थे, 18 मैंने आर्गन के लिख दिए, उसके बाद में 18 हो गए, उसके बाद में 26 में से 18 निकाल दिए तो कितने बचे? 8 बचे। 8 को मैंने 4s2 3d6 लिख दिया। वही बात करूं मैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट के अंदर कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितने? 27। 27 के कितने हो जाएंगे? 18 तो मैंने आर्गन के कर दिए, और कितने बच गए? 9 बच गए। 9 में से 2 मैंने s के अंदर लिख दिए, और कितने बच गए? फिर 7 मैंने 3d7 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा लेवल अप कर दूंगा। अगर आपको बोले कि Fe3 Fe2+ बताओ हमें, Fe2+ की हमें बताओ। अब बताओ, अगर आपको देखो Fe दे देगा तो आपको याद रहेगा भाई 26 इसका एटॉमिक नंबर है, ऐसे कर देंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। लेकिन आपको बोले कि भैया Fe2+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताओ हमें, तो हम सिर्फ Fe नहीं दे रहे, Fe2+ दे रहे हैं। तो मैंने कहा इजी है यार ये भी। 2+ का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ मुझे, 2+ का मतलब क्या है? अरे 2+ का मतलब क्या है? 2+ का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं। अरे अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं, तब इस पर तो इस पर प्लस चार्ज है ना, और प्लस कितने चार्ज है? 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं। तो कोई नहीं, 26 में से 2 माइनस कर दो, 24 है अब इसके पास में। अरे पहले अगर ये Fe था, देखो ध्यान से सुनना, ये पहले सिर्फ Fe था तो इसके पास में कितने थे? 26 थे। अब ये Fe2+ है, Fe2+ है। Fe2+ का मतलब क्या है? कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं, तो 2 दे रखे हैं, तो भाई 26 में से कितने कम कर दूं मैं? 26 में से कम कर दूंगा मैं, 2 कम कर दूंगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 है तो भर दो इसको। चलो आ जाओ, आर्गन के कर दूंगा मैं, कितने? 18 तो हो गए। 24 में से 18 निकाल दिए, किसने बचे? अब में 6 बच गए, तो 6 भर दूं मैं, कितने? 4s2 और 3d4। बोला सही है क्या? हाँ जी भैया सही तो बता रहे हो, अब सही लिख रहे हो। अरे गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। कैसे लिखा गलत मैंने, वो भी ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में कम है, तो मैंने किस में से कम किए? डी वाली में से 2 इलेक्ट्रॉन कम किए। यही मैंने गलती करी है, ये आपको पता भी होनी चाहिए, ये गलती आपको नहीं करनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है, तो S के अंदर सबसे पहले भरे जाएंगे, D से पहले S के अंदर भरे जाएंगे, और जब निकालने की बात आती है तब भी S में से ही पहले निकलेंगे D से, ठीक है। D से पहले S में भरे भी जाते हैं और D से पहले S में से ही निकाले जाते हैं। अगर भरने की बात आएगी तो भी पहले D में भरे जाएंगे, अगर भरने की बात आएगी तो भी पहले S के अंदर भरे जाएंगे, और जब निकालने की बात आएगी तो भी पहले S में से निकाले जाएंगे। तो यहां मैंने गलती यही करी कि मैंने D में से क्या निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने। मेरे को निकालने कहां से थे? S में से निकालने थे। अब समझ में आई या नहीं आई बातें? मैं वापस समअप कर रहा हूं, एक बार अपनी दिमाग को खोल के बैठना और ध्यान से सुनना बातों को। मैं ये बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना सिखा रहा हूं। ये आपका आयरन, इसके पास में 26 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक। मैंने 18 तो यार आर्गन में लिख दिए, 18 तो हो गए। 26 में से 18 गए, कितने बच गए? 8 बच गए। अब देखो 8 को मैंने कहा कि D से पहले भरे भी किसके अंदर जाते हैं? S के अंदर भरे जाते हैं, और
निकाले भी S से ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं S के अंदर 4s2 भर दिया मैंने। ठीक है, अब 4 मैंने S के अंदर लिखा है तो अपन को यहां पर पहले ही मैंने आपको बता दी कि अगर 4 यहां पर लिखूंगा तो D का कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर मैं 5s लिखूंगा तो D का कितना आएगा, 4 ही आएगा। एक कम आता है तो यहां पर 4s है तो यहां पर कितना जाएगा, 3D आ जाएगा। अरे ठीक है क्या, 18 मैंने आर्गन के भर दिए, 8 बच गए थे मेरे पास में, तो मैं 2 मैंने S के अंदर भर दिए और 6 मैंने किसके अंदर भर दिए, D के अंदर भर दिए। 8 हो गए, ये मैंने आयरन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दी। अब फिर अपन ने देखा कोबाल्ट का, कोबाल्ट के कितने हैं एटॉमिक नंबर, 27 एटॉमिक नंबर हैं। तो ध्यान से देखो, आर्गन के 18 हो गए। ठीक है, उसके बाद में 18 में से 27 में से 18 निकाल दिए, कितने बचे, 9 बच गए। ठीक है, तो 9 में से 4s2 कर दिया मैंने, पहले भरे भी किस में आते हैं, S में, और निकाले भी ऐसे जाएंगे, तो मैंने S में भर दिए, 2 भर दिए, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7, तो 7 किसके अंदर भर दिए मैंने, D के अंदर। बोला यहां तक तो भैया बहुत स्मूथ चल रहा है। आगे बात करते हैं किसकी, Fe2+ की। Fe2+ का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन Fe ने किसी को दे रखे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स ने किसी को दे दिए। देने का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी हो गई। अगर ये अकेला था, मतलब अकेला होने का मतलब कि जब इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिए थे तब इसके पास में 26 थे, अब कितने बच गए, इसके पास में 24, क्योंकि 2 इसने दे दिए। तो 24 को भरने अपन को, तो कैसे भरेंगे, 18 तो आर्गन के हो गए, उसके बाद में अब अपने पास में कितने बच गए, 24 में से 18 निकालेंगे तो कितने बच गए, 6 बच गए, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस Fe ने किसी को दे रखे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले गए होंगे, तो मैंने कहा कि D से पहले S के अंदर भरे जाते हैं और S से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, जब भरने की बात आती है तो भी S के अंदर भरे जाते हैं D से पहले, और जब निकालने की बात आएगी तो D वालों से पहले S को निकाला जाएगा। तो 2 मैंने कहां से निकालने, अगर मेरे को 3 निकालने होते तो 2 मैं S से निकालता और 1 मैं किससे निकालता, D से निकालता, लेकिन क्योंकि पहले अपन को S से ही निकालने हैं तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अपन को निकालने, तो 2 मैंने निकाल दी किससे, S से निकाल दी, और कितना बच गया, 4s0 3d6 मैं लिख दूंगा। और वो कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए यार, बहुत सिंपल है। चलो अब ध्यान से देखना, 1 मिनट। ओके, ऐसे अगर आपको देखने के लिए मिले, ऐसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विनाश देखने के लिए मिले, बोल ले आपको निकालने के लिए, तो निकाल दोगे, बोले ठीक है भाई। लेकिन कुछ अब ऐसे तत्व हैं यार, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर S2 नहीं भरा जाता, जिनके अंदर S2 नहीं भरा जाता। कितना भरा जाएगा, S1 ही भरा जाएगा। 1 भरने के बाद में फिर D में भरा जाएंगे सारे के सारे। मैंने क्या कहा, देखो मैंने आपको यह बताया था कि भैया D में आपको अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो उससे पहले आपको S में भरने पड़ेंगे। ये बात मैंने आपको बताई या नहीं बताई, मतलब अगर आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले आप S के अंदर 2 भरो, उसके बाद में D के अंदर 6 भरो। यही बात मैंने आपको बताई कि D से पहले S के अंदर भरे जाएंगे, और भरे भी ऐसे ही जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं कि अब ये कुछ एक्सेप्शन है जिनमें क्या होता है, S के अंदर 1 भरा जाएगा, S के अंदर भरे तो 2 जाते हैं, ये तो अपन को पता है, और सब लगभग सब में यही होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके अंदर S के अंदर 1 भरा जाएगा, उसके बाद में S के अंदर दूसरा नहीं भरा जाएगा, फिर कहां चले जाएंगे, सीधे D के अंदर चले जाएंगे। अगर आपके पास में 8 है तो 1 कहां भरोगे, S के अंदर, उसके बाद में 7 कहां भरोगे, D के अंदर। ठीक है, तो S के अंदर 1 ही भरा जाएगा। तो कुछ आपके तत्व ऐसे हैं, ठीक है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है, तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं, इनको मैंने एक साथ में बता दिया आपको। ध्यान से देखना कौन कौन से हैं। NS1 विन्यास वाले तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिनका क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो क्या है, NS1 होता है। तो वो कौन कौन से हैं, इसका जो ट्रिक है याद करने की वो है NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी। ठीक है, वही बोल रहा हूँ, मार्केट में जो घूम रही है बस वही मैंने ट्रिक यूज करी है भाई, मैंने कोई अपनी नहीं बनाई है। ठीक है, आपको बहुत सारी जगह से ये मैच खा सकती है, तो वो मत करना कि ठीक है। चलो, ये आपके एलिमेंट्स इनको भैया दिमाग में बैठा लो। ठीक है, ये वाले जो हैं इनमें NS1 भरी जाती है, NS1 भरी जाती है। चलो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, आ जाओ। क्रोमियम है जी, क्रोमियम ये वाला। ठीक है, कितने होते हैं इसके, 24 होते हैं इसके पास में। एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का, 24। चलो आ जाओ, भर दूं मैं इसको। ये आपका लिख दिया मैंने आर्गन। ठीक है, 18 तो इसके हो गए, 18 तो हो गए इसी के।
ठीक है। 24 में से 18 निकाल दो, कितने बचे? 6 बच गए, 6 बच गए। अब मैं 6 को कैसे भरूं? 6 को मैं कैसे भरूं? तो क्या करूंगा मैं, 4s1 और 3d5। ऐसे क्यों भरा? क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है। ns1 विन्यास वाला तत्व है कौन? आपका क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वो ns1 विन्यास वाला तत्व होता है, इसलिए अपन ने 4s2 नहीं भरा, s के बाद s में 1 भरा, उसके बाद में सीधा कहां चले गए? d के अंदर। अगर कोई नॉर्मल तत्व होता, अगर कोई नॉर्मल एलिमेंट होता तो क्या करते अपन? पहले 4s2 भरते, उसके बाद में d के अंदर जाते। यही तो करते हैं अपन, और पहले d से पहले किसको भरते हैं? s को भरते हैं यार, ठीक है। तो s को भरते हैं तो पहले s के अंदर 2 भरेंगे, उसके बाद में d के अंदर जाएंगे। ये तो हो गई नॉर्मल वालों की बात, लेकिन ये कुछ खास तत्व हैं जो इनके अंदर क्या है, ns1 भरा जाता है। मतलब n जो s है उसके अंदर सिर्फ 1 भरा जाएगा, उसके बाद में आप d के अंदर भर दो, ठीक है। एस वालों के अंदर आपको एक ही भरना है। चलो एक और कर लेते हैं एग्जांपल, आ जाओ। Cu कॉपर भी तो है, इसमें कॉपर भी है ना, हाँ चलो कॉपर भी है। कॉपर का कितना होता है? 29, ठीक है। यही पूछे जाएंगे जो आपको, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं, जो नॉर्मल वाले हैं इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो पूछता है किससे? जिनसे जिनका एक्सेप्शंस है, ठीक है, जिनके अंदर ns1 ns0 वाला भी है एक, ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। इस Cu का देखो भाई, कॉपर का देख लो, मैं AR कर दूंगा यहां पर, है ना। 18 तो इसके हो गए, बिल्कुल भैया हो गए, ठीक है। अब देखो 29 में से 18 निकाल दो, कितने बच गए? 29 में से 18 निकालेंगे तो कितने बच गए? 11 बच गए, ठीक है। 11 बच गए तो मैं क्या करूंगा? 4s1 भरूंगा। भैया 4s2 भरना था ना। अरे नहीं, वो तो नॉर्मल वालों के लिए, ये स्पेशल है। ये कौन से? ns1 वाले हैं, इनके अंदर s के अंदर 1 ही भरा जाता है, उसके बाद में d में जाओ। s में 1 भरो, उसके बाद में आगे के d में भरो। 11 थे भाई, 29 में से 18 तो अपन ने किस में भर दिए? आर्गन में। कितने बच गए थे? 11 बच गए, ठीक है। 29 में से 18 काटते हैं तो 12 बचते हैं, ठीक है, निकालते हैं तो 12 बचते हैं। चलो 11 में से अपन ने एक किस में भर दिया? s में भर दिया। कितने बच गए? 10। तो मैं क्या कर दूंगा अब? 3d10 कर दूंगा, 10 मैंने d में भर दिए। ये आपकी हो गई किसकी? कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई। एक और करते हैं, चलो चलो थोड़ी चांदी की बातें कर लेते हैं। जो चांदी की देख लेते हैं, जो सिल्वर, ये मेरे पास में Ag है, ठीक है। Ag ओह जी लो जी 47 भैया, 47। एग्जाम में जब पूछेगा ना तो भी आपको एटॉमिक नंबर इसका देगा, तो इसकी चिंता मत करना कि यार एटॉमिक नंबर की दिक्कत आएगी। एटॉमिक नंबर आपको दिए जाएंगे कि भैया सिल्वर के इतने एटॉमिक नंबर हैं, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पर मैं आर्गन नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? क्रिप्टन, ठीक है। क्रिप्टन क्यों लिखा? क्योंकि भैया 47 से देखो 29 से पहले कौन सी नोबल गैस है? 29 से पहले कौन सी नोबल गैस है? आपकी आर्गन ही है, 18 वाली आर्गन ही है। अरे 29 से पहले 18 ही आता है, ठीक है, तो 18 वाली आर्गन ही आएगी। अब 47 आ गया एटॉमिक नंबर, तो इससे पहले कौन सा आ सकती है? 36 वाली भी आ सकती है ना। आर्गन के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 18, ठीक है। तो 29 से पहले एक ही नोबल गैस है, कौन सी? 18 वाली आर्गन, ठीक है। अब मैं 47 हो गया। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना है? 47, ठीक है। 47 से पहले कौन सी आ सकती है? क्रिप्टन आ सकती है, ठीक है। क्रिप्टन के कितने होते हैं? 36, ठीक है। तो 36 इसके भरे गए मैंने, ठीक है, 36 तो भर दिए मैंने। अब बच गए कितने? 47 में से 36 तो मैंने भर दिए क्रिप्टन के अंदर। अब बच गए कितने वो बताओ मुझे भैया? बच गए 11 बच गए यार, कितना क्या सोच रहे हो? 11 बच गए, ठीक है। तो 11 कैसे भरने हैं? आज हो ध्यान से। 4s2, अरे नहीं, गलती हो गई रे, गलती हो गई। 4s2 नहीं आएगा, 4s1 आएगा। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये ns1 वाले जो तत्व हैं उनके मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, तो इसलिए एक तो मैंने किसमें भर दिया? s के अंदर भर दिया। कितने बच गए? 10 बच गए, तो उसको कितने कर दूंगा मैं? 3d10 कर दूंगा, ठीक है। तो ये इनके आपको बस याद रखने कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर ns1 वाले हैं। तो ये वाले जो है ना, ये वाले तत्व जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। एनसीसी में तेरी रिपोर्ट जो है वो आएगी, ये वाले तत्व जो है अपने दिमाग में बैठा लेना। इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछी जा सकती है, ठीक है, एग्जाम में आई हुई भी है, तो इनको ध्यान से कर लेना भाई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे इनको करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि 4s1 होता है इनके अंदर ना, ये वाले तत्व इनके अंदर 4s2 नहीं होता, इनके अंदर 4s1 होता है। और ये वाले जो है ये तो सिंपल नॉर्मल वाले, इनके अंदर 4s2 करना है आपको। अब एक तत्व ऐसा है,
एक एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर फोर नहीं बोला, सॉरी, जिसके अंदर S 0 होता है, मतलब उसके अंदर S भरा ही नहीं जाएगा, सीधा ही D के अंदर भर दो भाई, सीधा ही D के अंदर भर दो। देखो अपन ने स्टार्ट कहां से किया था, जो नॉर्मल तत्व होते हैं आपके नॉर्मल वाले, उनके अंदर अपन D से पहले S के अंदर 2 भरेंगे, उसके बाद में D के अंदर जाएंगे। ठीक है, पहले अपन S के अंदर भरेंगे, उसके बाद में D के अंदर जाएंगे। बोल भैया बहुत अच्छी बात है इनकी। तो फिर आए NS1 वाले कि भैया S के अंदर आपको एक ही भरना है, उसके बाद में आप D में जाओ। ठीक है, पहले नॉर्मल वाले कौन से थे भाई, S के अंदर 2 भरो, उसके बाद में D में आप भर सकते हो। फिर आया NS1, मतलब S के अंदर आपको एक ही भरना है, उसके बाद में आप जंप कर जाओ, D के अंदर जाओ और D के अंदर भरो। फिर अब अपन पढ़ रहे हैं ऐसा भी एक तत्व है जिसके अंदर आप S के अंदर कुछ मत भरो, सीधा ही आप किसके अंदर भरो, D के अंदर भरो। ये आपका है PD। ठीक है, PD जो है इसके अंदर ध्यान से देखो इसको। ठीक है, ये क्या NS0 वाला है, NS0 वाला, इसके अंदर कोई आपको S के अंदर भरना ही नहीं है। NS0 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अकेला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। ठीक है, देखो PD कितने होते हैं, 46 एटॉमिक नंबर होते हैं। अभी 46 है तो आपको पता है 46 से पहले आपका क्रिप्टन जो है वो नोबल गैस आ जाती है, तो क्रिप्टन ये कितने हो गए, 36 तो इसके हो गए। ठीक है, 46 में से 36 मतलब 46 में से 36 निकालोगे। ठीक है, अच्छा 46 में से 36 आप घटा दो, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो 10 के 10 कहां भरे जाएंगे, D के अंदर भरे जाएंगे। क्यों, क्योंकि S के अंदर तो कुछ भरना ही नहीं है, S तो 0 रखना है इसके अंदर। तो आपको ये तत्व आपको पता होना चाहिए, कौन से तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर NS1 भरे जाता है और कौन सा तत्व है जिसके अंदर NS0 भरा जाता है। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं D ब्लॉक के, उनके अंदर तो सबके अंदर वही है, आपके NS2 करना है पहले, उसके बाद में आपको D में जाना है। चलो अब क्वेश्चन है एक AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही ये आधारित है। निम्नलिखित में से किस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D6 है, बताओ भाई, किस आयन का। ठीक है, कौन से आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 3D आर्गन 3D6 है, बताओ जल्दी से बताओ भाई। ABCD 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 ABCD, जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलो करें क्या, करें, आ जाओ। ये आपका कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं निकल से। ठीक है, निकल नॉर्मली कितने होते हैं, 28 इसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, तो निकल मुझे पता है यहाँ पर 3+ दे रखा है, पहले मैं नॉर्मल वाले का निकालूं, फिर 3+ का तो आ ही जाएगा ना। तो नॉर्मल वाले का अगर निकल जो है अपनी नॉर्मल अवस्था के अंदर हो, तब इसकी क्या हो जाएगी, आपकी आर्गन हो जाएगा। 28 में से 18 तो इसके हो गए, अब कितने बच गए, 10 बच गए। 10 में से अपन किस में भरेंगे, 4s2 और 3D8। ठीक है, ये तो हो गया आपकी नॉर्मल की। अब मैं बात करूँ किसकी, Ni3+ दे रखा है अपन को, Ni निकल जाओ, 3+ दे रखा है ना, तो Ni3+ का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो भरे भी किसमें जाते हैं, S के अंदर भरे जाएंगे, निकाले भी किससे जाएंगे, S से ही निकाले जाएंगे। तो AR लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 18 तो हो गए। ठीक है, और 4s में से 2 मैंने क्या है 4s से निकाल दूंगा, तो 4s क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। एक और निकालना, क्योंकि 3 निकाल रखे हैं ना, इससे 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो 2 तो मैंने S से निकाल दिए। ठीक है, अब एक मैं किससे निकाल दूंगा, 3D से निकाल दूंगा, तो 3D7। तो ये भी नहीं हुआ ना, 3D7। अपन को कौन सा चाहिए था, AR3D6 चाहिए अपन को ना, AR3D6। तो निकल के 3D7 आ रहा है, मतलब कोबाल्ट का अपना आंसर आ जाएगा। कोबाल्ट एक पीछे होता है इससे, तो कोबाल्ट में अपना आंसर आ जाना चाहिए। चलो इसको यहाँ करता हूँ मैं, कोबाल्ट को। CO कितना होता है, 27। देखो मुझे कैसा पता लगा, क्योंकि निकल का कितना आ रहा है, निकल का कितना आ रहा है, निकल को Ni3+ में कितना आ रहा है, 3D7 आ रहा है, और कोबाल्ट का एक ही पिच होता है, एक ही पिच होता है एटॉमिक नंबर। बस मैं निकाल के देख रहा हूँ, मुझे भी कितना कोई आइडिया नहीं है, बस मैं भी सोल्व करके देख रहा हूँ आपके सामने, मुझे क्या पता यार क्या का आंसर है ना, तो ध्यान से देखना। बस मैंने थोड़ा आइडिया लगा लिया कि 3D6 इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर 3D7 आ रहा है, तो एक पीछे करेंगे तो 3D6 आ सकता है। देखते हैं, आ जाओ। कोबाल्ट का देखो, AR 18 तो भर गए इसके, 27 में से 18 निकाल दो, कितने बच जाएंगे, 27 में से 18 निकालेंगे 9 बच जाएंगे। ठीक है, तो 4s2 3D7 ये तो नॉर्मल आपके कोबाल्ट का है, लेकिन अपन को कोबाल्ट दे रखा है +3 के अंदर, तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो भाई। CO+3 का देखो, AR 18 तो हो गई। ठीक है, 3 निकाल लेना, 2 से निकाल दूंगा, S से निकाल दूंगा, तो 4s 0 3D6 आ जाएगा, 3D6। और अपन को ये तो चाहिए था, अपन को यही तो चाहिए था, अरे यार अपन को यही तो चाहिए था,
AR3D6, AR3D6, यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, AR3D6। ठीक है, तो ये अपना हो गया डी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको सोल्व कर लेने क्वेश्चंस। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद में लेक्चर को करेंगे समाप्त। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। देखो इसका अपन पीरियोडिक टेबल से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, पीरियड के अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है। और ग्रुप में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। ये अपन पढ़ते आ रहे हैं और हर एक लेक्चर में ये बात मैं बोल ही देता हूं आपको, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा होगा तो उसको थोड़ा समझ लेना क्या होगा। ठीक है, वो चीजें ध्यान से सुनना। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। यहां से थोड़ा सा मैं आपको पेज निकालता हूं एक और फिर उसको समझाता हूं आपको। और ये क्या हुआ, एक मिनट, इनको वापस उठा के लाओ यहां पर। ठीक है, यहां मुझे एक पेज चाहिए। अरे क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की अपन बात कर रहे थे। यहां मैं बना लेता हूं, जगह थोड़ी सी हो गई। ध्यान से सुनना, ये बातें आपको मैं पीरियोडिक टेबल से बताता आ रहा हूं, बस आपको समझाना, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको बातें, बस वही बातें सारी रिपीट होने वाली हैं। इसमें बीच में आपका पता है क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे हुए हैं। ये सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे इसके बाहर, ये बाहर वाला गोला हो गया ना, बाहर वाली जो शेल है, इसके अंदर भी तो कुछ सेल होगी। ये कर लो, इसको थोड़ा मैं कलर ये ले लेता हूँ, और ये थोड़ी अंदर वाली शेल हो गई। ठीक है, और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बिल्कुल भैया। ठीक है, ये आपका एटम आपको कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और आपको एक सिंपल सी बात पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, पता है ये बात तो भैया, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। और वहीं आपको एक चीज और पता होगी कि नेगेटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। आप सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। बोले भैया ये बात तो हमें पता है। ठीक है, वही बात लगानी है आपको, वही बात यहां पर लगानी है कि यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा भैया, खींचेगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, उस टाइम पर ये बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, ये क्या करेंगे, इसको धक्का मारेंगे, ये इसको धक्का मारेंगे। अरे बात सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं भैया, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज हैं। इनको ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। जब ये जितनी जोर से इनको अपनी तरफ खींचेगा, उतनी इस एटम की साइज छोटी नहीं हो जाएगी क्या। ये यहां पर घूम रहे हैं, इतनी दूर तक घूम रहे हैं, जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो उसकी साइज छोटी कर देगा ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही बाहर पर हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इनको अपनी तरफ खींचेगा तो इस एटम की साइज तो छोटी हो जाएगी ना। ठीक है भैया, छोटी हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक पेज और है, उसको ध्यान से सुनो। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन जब ये वाले नेगेटिव जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तब बीच में ये नेगेटिव भी तो बैठे हैं ना, ये नेगेटिव भी तो बैठे हैं। ये नेगेटिव बोलेंगे ना 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 मुन्ना ना, आगे ना जाने दूं। ठीक है, ये देखो भाई, बीच में क्या है, नेगेटिव वाले हैं, ये इनको क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे। तो यही दो चीजें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बताई थी। एक बताया था मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट,
स्क्रीनिंग इफेक्ट भी जिसको बोलते हैं, और दूसरा बताया था मैंने आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो क्या होगी, साइज छोटी हो जाएगी एटम की, और अगर शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहां अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारे, उसी को बोलते हैं शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव बोलते हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर वाले को धक्का मारेंगे तो साइज बड़ी होगी या नहीं होगी यार, ये दूर जाएंगे तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी एटम की। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग प्रभाव क्या होता है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वालों को धक्का मारेंगे, ये स्क्रीनिंग प्रभाव है। और ये न्यूक्लियस जो है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये दो टाइप के यहां पर फोर्स लग रहे हैं एक तरह से, है ना, दो टाइप के बल लग रहे हैं। अब जो जितना ज्यादा होगा वो उस तरह का काम करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये न्यूक्लियस में दम हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज में बहुत ही खतरनाक दम है, ठीक है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा भाई। ठीक है, ये बाहर वाले, ये बीच में कितने ही हर्डल्स आए, बीच में कितनी ही बाधाएं आए, ये इनको अपनी तरफ खींच लेगा अगर ये पावरफुल है। ठीक है भैया, बात तो आप ठीक कह रहे हो, अगर ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इस एटम की साइज छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बीच वाला जो नेगेटिव चार्ज है, अगर ये पावरफुल हुआ तो ये इनको इधर पास नहीं आने का, ये धक्का मार देगा। ठीक है, धक्का मारेगा तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट अगर एटम का ज्यादा होता है, अगर ज्यादा होता है तो साइज बड़ी होगी, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर ज्यादा हुआ तो साइज छोटी होती है। ये मैंने आपको बताया, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल से बताता आ रहा हूं। तो अब ध्यान से सुनना, जब अपन स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं ना, जब अपन स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तब क्या होता है, तब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, न्यूक्लियस और ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं ना, इसके मुकाबले में ये इलेक्ट्रॉन जो इनको खींच रहा है, ये धक्का मार रहे हैं। देखो ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेशक इनको धक्का मार रहे हैं, लेकिन ये कितना ही धक्का मारो ये बहुत पावरफुल है, ये न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, ये इसको खींच लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। जब ये खींच लेगा तो साइज क्या होगी, कम। अरे अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बाहर से खींच रहा है तो साइज छोटी होगी नहीं होगी, बिल्कुल भैया होगी। तो क्या हो रहा है, स्कैंडियम से आप मैंगनीज तक जाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो है वो कम होगा। बीच में सिंबल देखो, ज्यादा का सिंबल किधर है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो है वो कम होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, इस वजह से साइज क्या होगी, कम होगी। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन जो है वो कम होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इतना कुछ ज्यादा धक्का नहीं मार पाएंगे तो ये न्यूक्लियस जो इनको खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो ये तो समझ में आ गया भैया, यहां तक तो ये वाला सीन चलेगा। फिर आगे बात करें अपन। ठीक है, ये 3D सीरीज है, ये पूरी क्या 3D सीरीज है, कौन सी है, 3D सीरीज है ना। चलो फिर अपन आयरन से कॉपर तक जाते हैं ना। देखो अगर अपन स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तब तो आपकी साइज कम होती है, रीजन मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप आयरन से कॉपर तक जाओगे तब क्या होती है, साइज लगभग बराबर ही रहती है, इनकी साइज जो है वो लगभग समान ही रहती है सबकी, है ना। इनकी सबकी साइज जो है वो लगभग बराबर ही है, थोड़ी बहुत फर्क आता है, लेकिन वो इतना कम फर्क आता है कि अपन उसको देखते ही नहीं है, उसकी तरफ देखते नहीं, बहुत कम फर्क आता है। इसलिए साइज जो है इनकी लगभग सेम होती है। ऐसा क्यों हुआ, साइज लगभग सेम क्यों हुई, इसलिए हुई क्योंकि जितनी जोर से ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ना, जितनी जोर से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव वालों को अपनी तरफ खींच रहा है, उतने ही जोर से ये बीच में जो नेगेटिव वाले हैं इनको धक्का भी मार रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो है ना, ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव जितनी जोर से खींच रहा है उतनी ही जोर से ये नेगेटिव इस नेगेटिव पर बाहर की तरफ धक्का मार रहे हैं। जितना इधर खींच रहा है उतना ही उधर भी खींच रहा है इसको। अरे कोई यार, एक लड़की खड़ी है भाई, एक लड़की खड़ी है,
ठीक है। एक हाथ पकड़ के मैं इसको इधर खींच रहा हूं, ठीक है, दूसरा हाथ पकड़ के कोई दूसरा उसको खींच रहा है, ठीक है, बराबर फोर्स के साथ में, ठीक है, बराबर हमने अपनी पावर लगाई है। मैं जितनी पावर से उस लड़की को मेरी तरफ खींच रहा हूं, उतनी पावर से वो लड़का या फिर कोई लड़की होगी वो उसको खींच रहा है उधर, ठीक है। तो वो ना तो मेरी तरफ आ पाएगी ना उसकी तरफ आ पाएगी। अरे मानते या नहीं मानते ये बात है, ठीक है, बीच में ही रहेगी ना, ठीक है, बीच में ही तो रहेगी। अगर हम बराबर पावर से खींच रहे हैं, बीच में लड़की खड़ी है, उसका एक हाथ पकड़ के मैं खींच रहा हूं बराबर पावर से, उधर कोई दूसरा है वो उसका एक हाथ पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, और दोनों बराबर पावर से जब खींच रहे हैं उसको, तो वो लड़की बीच में तो रहेगी, ना मेरी तरफ आ पाएगी ना उसकी तरफ आ पाएगी, क्योंकि बराबर पावर से खींच रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहां बोल रहा हूं, जितनी पावर से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव खींच रहा है, उतनी ही पावर से ये नेगेटिव इसके धक्का भी मार रहा है। तो साइज जो है वो लगभग बराबर रहती है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही सिमिलर का सिंबल है ये, उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। और जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में धक्का-मुक्की होगी। तो इस वजह से जो साइज है वो लगभग सेम होती है, ठीक है भैया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर जब कॉपर से अपन जिंक की तरफ जाते हैं ना, कॉपर से जब हम जिंक की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, साइज बढ़ जाती है। साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। बोलो भैया इसका क्या रीजन है, यहां पर साइज क्यों बढ़ती है? तो मैंने कहा रीजन यही है सिंपल सा, कि जो जिंक है उसके अंदर क्या है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह भरे हुए होते हैं। डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरे होते हैं। इसके कारण रिपल्शन बढ़ता है, ठीक है। जिंक के अंदर जिंक की साइज इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, और डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए होने के कारण इनके बीच में रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपस में क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इनके बीच में धक्का-मुक्की ज्यादा होगी, इस वजह से साइज जो है वो बड़ी हो जाती है। तो आपको ये ट्रेंड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भैया आप स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हो तो साइज क्या होती है, कम होती है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो वो बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में धक्का-मुक्की कम रहती है। वहीं बात करूं मैं आपका आयरन से आप कॉपर तक आते हो तब क्या होती है, साइज जो है बराबर रहती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जितनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उतनी ही जोर से इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का-मुक्की कर रहे हैं, बराबर का पावर है, इस वजह से साइज जो है वो लगभग सेम होती है। वहीं बात करूं मैं जिंक की, तो जिंक की साइज बढ़ जाती है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि फुल्ली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ होता है, पूरी तरह से भरा हुआ होने के कारण इसके डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, डी ऑर्बिटल भरे होने के कारण इनके बीच में रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तब क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर तो ये सीन बनता है भाई, कुछ के अंदर बढ़ती है, कुछ के अंदर घटती है, कुछ के अंदर बराबर रहती है। लेकिन जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, 3D सीरीज से अपन 4D में आएंगे, ठीक है, 4D से अपन 5D में आएंगे, तब क्या सीन होगा, तब क्या सीन बनेगा, तब साइज का बताओ क्या सीन बनेगा, साइज कब छोटी होगी कब ज्यादा होगी। भैया आपने हमें लेफ्ट से राइट जाने पर तो बता दिया कि भैया कहीं कम होगी, कहीं पर बढ़ेगी, कहीं पर एक जैसी साइज रहेगी। लेकिन आप हमें बताओ जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, 3D सीरीज से हम जब 4D की तरफ आए, तब क्या होगी, साइज बढ़ेगी या घटेगी। 4D से हम 5D जाए तब क्या होगा, तो देखो वही 3D से आप 4D सीरीज में जाओगे, 3D सीरीज है उसमें आप 4D सीरीज में जब आप जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जब जाओगे तो क्या होगी, कोषों की मतलब सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसमें 4D सेल, ठीक है, 4D है, इसमें 3D है, इसमें 4D है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ रही है, कोष की जो संख्या है वो बढ़ रही है। सो कोष की संख्या में वृद्धि के कारण क्या होती है, आकार भी वृद्धि होगी। भाई 3D है, 3D के अंदर 4D आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4S था, वहां पर क्या 5S आ जाएगा, तो मतलब कोषों की संख्या बढ़ रही है ना, तो संख्या बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है भैया, 3D से आप 4D जाओगे तो साइज बढ़ती है, ठीक है। लेकिन वही बात करूं 4D से मैं 5D जाता हूं तब साइज लगभग समान रहती है। यार बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, और बातों को समझना, ठीक है। 3D से आप 4D जाते हो तब तो साइज बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, और जो सेल्स है उनकी संख्या बढ़ रही है, इस वजह से
आपकी साइज भी बढ़ रही है, आकार भी बढ़ता है। वहीं बात करूं मैं 4D से आप 5D जाओगे तो साइज क्या है, लगभग समान रहती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भैया ये कैसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप? थोड़ी देर पहले आप बोल रहे हो कि 3D से आप 4D जाओगे तब तो सेल्स की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से साइज बढ़ रही है, और अब आप बोल रहे हो कि 4D से आप 5D जाओगे तब साइज लगभग सेम होती है। यहां पर भी तो सेल्स की संख्या बढ़ रही होगी। 3D से 4D जाने पर जब कोर्स की संख्या बढ़ रही है तो 4D से 5D जाने पर भी तो सेल्स की संख्या बढ़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ेगी, आप गलत नहीं हो, आपका सोचना सही है, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन साइज नहीं बढ़ती है, समान रहती है। रीजन इसका मैं आपको एस ब्लॉक के अंदर भी दे चुका हूं, पी ब्लॉक के अंदर भी अभी बता रहा हूं। आ जाओ ध्यान से सुनना। ये आपकी पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, ये आपका क्या है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ये आपकी 3D, ये आपकी 4D, ये आपकी 5D। 6D की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव है। 3D से आप 4D जाते हो तब क्या होता है, तब तो साइज क्या होती है भैया, बढ़ती है। लेकिन वहीं मैं 4D से 5D आता हूं तो साइज क्या होती है, समान, समान रहती है। ठीक है, सेम रहती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? रीजन ये है क्योंकि 5D से पहले क्या भरे जाते हैं, 5D से पहले भरे जाते हैं, 5D से पहले कौन भरे जाते हैं, 4F। ठीक है, 5D से पहले कौन भरे जाएंगे, 4F वाले भरे जाएंगे। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, लेंथेनोइड्स बोलते हैं, लेंथेनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, और F वालों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, F वालों का क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग जो प्रभाव होता है, स्क्रीनिंग प्रभाव या फिर शील्डिंग प्रभाव, शील्डिंग प्रभाव बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इतना कम, इतना कम, कम कि होता ही नहीं, कि होता ही नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया 5D और 4D वालों की, देखो 3D से आप 4D जा रहे हो तब तो साइज बढ़ रही है। रीजन क्या है कि भाई सेल्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वहीं आप 4D से 5D जाओगे तब साइज 4D वालों की और 5D वालों की बिल्कुल सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? इसलिए रहेगी क्योंकि 5D से पहले कौन भरे जाते हैं, 4F वाले भरे जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, लेंथेनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, लेंथेनोइड्स बोलते हैं इन तत्वों को। और F का आपको पता है, जो F वाले, F जो ऑर्बिटल होती है उसकी जो स्क्रीनिंग प्रभाव होता है, जिसका इसका स्क्रीनिंग प्रभाव है, फिर शील्डिंग प्रभाव जो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि उसको अपन मतलब कुछ भी नहीं होता वो, है ना, बहुत ही कम होता है। ठीक है, कि होता ही नहीं है वो, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको बता चुका हूं मैं आपको। इसको थोड़ा सा मैं अच्छा कर लूं ताकि आपको सही दिखे। इस चीज को समझा दूंगा तो आप ये चीज समझ में आ जाएगी, मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनना बस, समझने में आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस इतना मुझे बता दो। आप लापरवाही मत करना, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं 4F वाले जो होते हैं ना, जो 4F की बात नहीं करा, F वाले जो होते हैं उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। देखो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, जो स्क्रीनिंग प्रभाव है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, S वालों का। फिर उससे कम किसका, P वालों का। उससे कम किसका, D वालों का। उससे कम किसका, F वालों का। मतलब सबसे कम किसका है, F वालों का सबसे कम है। और स्क्रीनिंग प्रभाव में आपको चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूं कि क्या होता है कि भैया ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वालों को धक्का मारेंगे, वो बाहर वालों को क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रीनिंग प्रभाव या फिर शील्डिंग प्रभाव, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग प्रभाव। तो भैया ठीक बात है ये तो आपकी। ठीक है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं अपन, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये 4F के हुए, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है अगर ये 4F के और ये वाला बाहर वाले किसके हैं, 5D के। अरे मान रहे हो या नहीं मान रहे बात है, इमेजिन करो ध्यान से कि मैं बोल रहा हूं अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, 4F के हैं, और बाहर वाले किसके हैं, 5D के हैं।
बोला भैया ठीक बात है आपकी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये 4F वाले जो हैं ये 5D वालों पर भार अच्छे से धक्का मारे, अच्छे से इनको धक्का मारे, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। अगर ये 4F वाले जो हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है इन भार वालों पर इतना धक्का मारेंगे, 5D वालों पर धक्का मारेंगे तो इस एटम की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धक्का इतना मारते नहीं। क्यों, मैंने आपको बता दिया इनकी क्या है, बहुत ही कम इनका प्रभाव होता है, इतना कम होता है कि होता ही नहीं है। जब ये धक्का नहीं मार पाएंगे, 4F वाले जो हैं वो धक्का नहीं मार पाते हैं, ये धक्का नहीं मार पाते, धक्का नहीं मार पाएंगे, धक्का बिल्कुल मारते ही नहीं है। धक्का नहीं मारेंगे तो अंदर न्यूक्लियस तो बैठा ही है, अंदर क्या है, न्यूक्लियस साहब तो बैठे ही हैं। न्यूक्लियस क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है 5D वाले जो है इनको खींचने लग जाएगा अपनी तरफ। जब इनको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगी, कम होगी। तो 4D के बराबर ही इनकी साइज होगी। 4D की जितनी साइज होती है उतनी ही 5D की होती है, क्योंकि 4D से 5D जाने पर क्या बढ़ रहा है, ये F वाला नया आया था और इसे तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि ये तो कोई धक्का वक्का मार नहीं रहा। तो जितनी 4D की साइज होगी उतनी 5D की होगी। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको लेंथेनॉइड संकुचन इसको कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको बातें बताई कि भैया F वाले जो हैं वो धक्का नहीं मार पाते हैं, इस वजह से जो साइज जो है वो क्या होती है, कम होती है, इनकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचन हो रहा है ना। अगर यहाँ पर ये धक्का मार देते, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो धक्का मार देते तो साइज बड़ी होती, संकुचन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, धक्का नहीं मार पा रहे, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। तो लेंथेनॉइड संकुचन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, आगे अपन चलते हैं और लेंथेनॉइड संकुचन को अपन पढ़ते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, लेंथेनॉइड संकुचन बता दिया मैंने आपको, होता क्या है वो आपको बता चुका हूं। क्या होता है कि भैया F वालों के अंदर कोई दमखम है नहीं, वो धक्का मार नहीं पाएंगे, धक्का नहीं मार पाएंगे, तो क्या होगा, एटम जो वो छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। इस संकुचन के कारण क्या क्या होता है वो देखो भैया। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D सीरीज का आकार और रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन हो रहा है, इसी वजह से 4D और 5D की जो आकार है, साइज है, वो सेम होती है। अभी तो पढ़ के आए यार अपन, अभी तो पढ़ के आए भाई, 4D और 5D की साइज कम होती है, से बराबर होती है। 4D और 5D की साइज जो है वो बराबर होती है, किसके कारण, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। अभी अपन पढ़ के आए हैं, बोलो भैया ठीक है, बिल्कुल पढ़ के आए हैं अपन। ठीक है, और इसी की वजह साइज पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण सिर्फ साइज पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक जो गुण है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इनकी देखो साइज भी सेम है, 4D और 5D वालों की, 4D और 5D वालों की साइज तो सेम है ही, साइज सेम है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 4D और 5D वालों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहां पर पानी है, एग्जांपल ले रहा हूं, पानी है इस बीकर के अंदर, और इसमें मैंने एक क्या डाल दिया, 5D का कोई डाल दिया, एक मैंने 4D का कोई डाल दिया, और दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मैं 4D की बात करूं, 4D का मैंने क्या डाल दिया, कैडमियम डाल दिया इसमें मैंने, और क्या डाल दिया मैंने, और मैंने डाल दिया मरकरी डाल दिया इसमें। ठीक है, अगर मैंने इसमें ये डाल दिए तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक 4D का है और एक क्या है 5D का है, दोनों की साइज भी सेम, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। अगर ये कैडमियम इसमें घुल जाएगा तो ये आपका जो मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, मर्क्यूरी भी इसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है भाई, 4F वाले ढंग से धक्का नहीं मार पाते, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, मतलब इतना कम होता है कि होता ही नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से इनकी साइज जो है 4D वालों के समान रह जाती है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं, और लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D की साइज सेम होती है, और उसी के साथ साथ 4D और 5D की रासायनिक जो गुण है वो भी समान होते हैं। सॉरी, चलो अब एक क्वेश्चन है वो देख लो। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण है, लेंथेनॉइड संकुचन का क्या कारण है अभी आपको बता चुका हूं, AIPMT 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आसान है, ध्यान से सुनना। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या है अभी मैं आपको बताया। ऑप्शन देखो, F ऑर्बिटल का नगण्य स्क्रीनिंग प्रभाव, ठीक है,
बढ़ता नाभिकीय आवेश, घटता नाभिकीय आवेश, घटता स्क्रीनिंग प्रभाव। आंसर आपका आना चाहिए ABCD। जल्दी से आंसर करो चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए और मजा आ जाएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मुझे मजा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, चैट में मत लिखो, कमेंट में कमेंट करो। आंसर जो इसका कमेंट में कमेंट करना, चैट में मत लिखना, कमेंट में करना, ठीक है। कमेंट में आपको बाद में भी देख सकता हूँ ना, चैट से नहीं देख पाता, चैट की बाद में चली जाती है, इसलिए कमेंट में लिखना है ना। F ऑर्बिटल का नगण्य स्क्रीनिंग प्रभाव, बढ़ता नाभिकीय आवेश या फिर घटता नाभिकीय आवेश। ABCD बताओ जल्दी से, ABCD कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं, चलो। F ऑर्बिटल का नगण्य स्क्रीनिंग प्रभाव, लेंथेनॉइड संयोजन के कारण, मैंने अभी आपको बताया, देखो आंसर देखो। F वालों का स्क्रीनिंग प्रभाव, शील्डिंग प्रभाव बहुत ही कम होता है, इतना कम की होता ही नहीं है, ठीक है। होता ही नहीं मतलब नगण्य होता है, ठीक है, जिसको अपन नेग्लिजिबल होता है ना, सीधी सी मतलब, ठीक है। तो नेग्लिजिबल होता है, ये मैंने आपको बताया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण, यही तो बताया था मैंने आपको, यही कारण है किसका, यहां लिख देता हूं मैं, लेंथेनॉइड संकुचन का कारण है। चलो पता लग गया। तो ये AIPMT 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण निम्नलिखित में से किस तत्व युग्म की परमाणु त्रिज्या लगभग समान है। इन दो अपन को युग्म का मतलब दो पेयर दे रखे हैं, अपन को दो एलिमेंट्स के, दो तत्वों के पेयर दे रखे हैं, और ये पूछा है कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण वो दोनों तत्व जो है उनकी सेम परमाणु त्रिज्या है, ठीक है। तो किसकी है, मतलब साइज जो सेम है, ठीक है। AIPMT 2014-15 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण अपन को पता है कि 4D और 5D वालों की साइज जो वो सेम होती है, अपन को अभी पढ़ के अपन है ना, 4D और 5D वालों की सेम होती है। तो इनमें देखो भाई ऑप्शन देखो, 4D है और हाफनियम क्या है, 5D है, ठीक है। तो 4D और 5D वालों का ही होता है, D ऑप्शन आ जाएगा। यही अपन को पूछा कि लगभग सेम समान किसकी होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। जिरकोनियम के नीचे ये नहीं आता ना, ठीक है, ये आता है 5D वाला आता है, तो जो जिसके नीचे आएगा उसकी साइज जो है वो उसी के बराबर होगी। तो ये अपन ने AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ये अपन ने किया, और आज पढ़ेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, समझ में आया तो भी लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।